उसने मुझे प्रेगनेंसी के दौरान ही बोलना शुरू कर दिया था कि अगर जो बेटी पैदा हुई तो तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। विद इन अ मंथ ये अपना घर जाने का बहाना लेकर के मेरी बेटी को लेकर के अपने घर चली गई, अपने होम टाउन चली गई। एज अ रिटर्न गिफ्ट मेरे को जो आया वो था एक यूपी पुलिस से एक फ़ोन कॉल, जिसमें बताया गया था कि मेरा अगेंस्ट एक केस किया गया है। पुलिस अपनी कन्वीनियंस पे मेरे को दिन में रात को कभी भी बयान के लिए बुला लेती थी। वहाँ पे मेरे जैसे हस्बैंड्स को कभी भी बुला करके पिटाई भी कर दी जाती थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो झूठे केसेस में फंसा दिए गए हैं। तब मुझे जाके रियलाइज़ हुआ कि क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हर 8 मिनट में एक विवाहित पुरुष सुसाइड करता है? क्या आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों में लगभग 10 लाख पुरुषों को झूठे दहेज के केसेस में अरेस्ट किया जा चुका है? क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में जितना क्राइम महिलाओं के साथ किया हो रहा है, उससे लगभग 3 गुना क्राइम पुरुषों के साथ किया जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम वितेश अग्रवाल है और मैं पेशे से एक IT प्रोफेशनल हूँ। आज हम बात करेंगे समाज के ऐसे टॉपिक की जिसके बारे में जनरली बात नहीं की जाती है। आज हम बात करेंगे पुरुषों पे हो रही घरेलू हिंसा की। आज हम बात करेंगे हैरेसमेंट एंड अब्यूज ऑफ मैन। पुरुषों के ऊपर घरेलू हिंसा हो सकती है या पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार हो सकते हैं। पुरुषों का हैरेसमेंट किया जा सकता है महिलाओं के द्वारा। मेरी शादी होने से पहले मैं भी इस बात को झूठ मानता था, बट शादी होने के कुछ ही दिनों के बाद मेरा ये भ्रम बहुत जल्दी दूर हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी शादी एक लॉयर की लड़की से, एक अरेंज मैरिज की मैंने। और शादी के फिक्स होने के और शादी होने के बीच में क्योंकि थोड़ा गैप था, तो मैंने लड़की से मिलने की इच्छा जाहिर की। पर उसके घर वालों ने ये बोल के मना कर दिया कि उनके समाज में शादी से पहले मिलना या बात करना अच्छा नहीं समझा जाता है, जिस चीज़ को मैंने अप्रिशिएट किया और मैंने भी इस बात की जिद नहीं की और आई वॉज ओके विद दैट। बट जैसे ही शादी हुई और शादी के तुरंत बाद मुझे अपने ऑफिस के कार्य से अमेरिका जाना पड़ा और ये लड़की भी मेरे साथ गई। पर अमेरिका पहुंचने के कुछ ही दिनों के अंदर इसने मुझे अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। ये मुझे थोड़े ही दिनों में अमेरिका जाने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हो गई है जो कि बहुत ही ज़िद्दी, एरोगेंट, झगड़ालू और सेल्फ सेंटर्ड की लड़की टाइप की लड़की है। और अपनी बात को मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। छोटी छोटी बातों पर इसने मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों पर ये घर से बाहर भाग जाती थी, मुझसे झगड़ा करती थी और बात ना मानने पर सुसाइड करने की धमकी देने लगी। जैसे जैसे अमेरिका में टाइम बीतने लगा, मुझे लगा था इनिशियली जब उसने मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर शुरू किया था तो मुझे लगा था कि शायद मेरे को अभी ठीक से पहचानती नहीं है, शायद एडजस्टमेंट इश्यूज़ हैं और वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर जैसे जैसे टाइम बीतने लगा उसका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा होने की बजाय और ख़राब होता चला गया। घर से बाहर भाग जाना, छोटी छोटी जिद को लेकर के सुसाइड करने की धमकी देना, मेरे को ऑफिस से लेट आने के लिए मुझे परेशान करना, मुझसे कंटिन्यूस रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक मुझसे झगड़ा करना। मैं अक्सर इसके आगे हाथ जोड़ता था कि मुझे प्लीज़ सो जाने दो मेरे को, क्योंकि 7 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता था। बट ये बोलती थी कि मुझसे शादी की है तो आपको अब ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा और मुझे बर्दाश्त करो। मैं आपको मेरे साथ किस तरह का डोमेस्टिक अब्यूज़ और मेरे साथ किस तरह की परेशानी हो रही थी, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। कई बार ऐसा हुआ कि अमेरिका में हड्डी गलाने वाली सर्दी के दौरान मैं रात को ऑफिस से लेट आता था और ये दरवाज़ा नहीं खोलती थी, ये बोल के कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। मैंने कई रातें वॉशिंगटन DC की -10, -20, -30 डिग्री की सर्दी में बाहर अपनी कार में बैठकर बिताई हैं। बहुत ही गिड़गिड़ाने के बाद, बहुत ही मिन्नतें करने के बाद ये मुझे घर के अंदर आने देती थी। और जब मैंने इस तरह के इससे रीज़न्स पूछता था तो इसने मुझे बताया कि मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती थी, कि इसकी शादी मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई है। धीरे धीरे करके इसने मेरे फाइनेंसेस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मेरे बैंक ट्रांजैक्शंस का ये सारा लेखा जोखा रखने लगी। मैं कहाँ पैसे खर्च कर रहा हूँ, कितने पैसे खर्च कर रहा हूँ। मैं अपनी बहन से, जो कि अमेरिका में ही रहती थी, जब भी उससे बात करता था, इवन मैं अपने पेरेंट्स से बात करता था तो ये मुझसे झगड़ा करती थी। एक तरह का मेरे को ये मैसेज दिया जा रहा था कि आप अगर जो अपने लोगों से बात करोगे, अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो मैं आपके साथ ऐसे ही बर्ताव करूँगी। तो मेरे को जब भी मैं अपनी बहन और अपने पेरेंट्स के साथ बात करता था तो मेरे को ये फोर्स किया जाता था कि मैं अपने फ़ोन को स्पीकर पे रखूं ताकि हमारी सारी बातें सुन सके। ये मेरे पे वक्त के साथ साथ ये मेरे पे ये प्रेशर लगाने लगी कि मैं इसके पेरेंट्स को अमेरिका बुलाऊं घूमने के लिए, मैं इसके भाई बहनों की पढ़ाई को स्पॉन्सर करूं, उनके घर में महंगे गिफ्ट भिजवाऊं। और जितनी क्षमता थी मैंने उतना किया अपनी शादी को बचाने के लिए, जो एक नॉर्मल पुरुष करता है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बट मेरी सारी अच्छाइयों को मेरी कमज़ोरी की तरह लिया जाने लगा। और ऑल्दो मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही थी, बट एज अ मैन, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग समझते होंगे, हम लोगों को ट्रेन नहीं किया जाता डोमेस्टिक वायलेंस को पहचानने के लिए भी। तो रादर देन आस्किंग फॉर हेल्प, किसी से मदद मांगने की बजाय मैं इनफैक्ट अपने ऊपर ही काम कर रहा था कि मैं ऐसा और क्या कर सकता हूँ जिससे खुश रहे। मेरी हालत एक होस्टेज और एक स्लेव की तरह थी।
जो हमेशा अपने मास्टर को खुश करने में लगा रहता है रादर देन उसके चंगुल से बाहर निकलने के लिए। और सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी, उसके बावजूद भी मैं अपने किसी दोस्त या फैमिली या रिश्तेदार से बात शेयर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमारे देश में पत्नी द्वारा परेशान किया जाना या पत्नी द्वारा उत्पीड़ित किया जाना एक हास्य का विषय है। मुझे लग रहा था कि अगर जो मैंने ये बात किसी ऑफिस में अपने दोस्त से या किसी फ्रेंड से शेयर की तो मेरी बात समझने की बजाय वो शायद मुझ पे हंसेगा। यही सोच के मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं की, और मुझे लगा कि इस देश में शायद हम ठीक से नहीं रह पा रहे हैं, अपने लोगों के बीच में वापस जाएंगे तो शायद ज़िंदगी ठीक से चलेगी। यही सोचकर मैंने अपनी अमेरिका की नौकरी छोड़कर इंडिया आने का डिसीजन लिया। हम इंडिया आके रहने लगे, पर मेरा सोचना गलत था। जो मैं सोच रहा था वैसा नहीं हुआ, और इनफैक्ट सिचुएशन इम्प्रूव होने की बजाय सिचुएशन ख़राब हो गई, क्योंकि जो धमकियाँ मुझे अमेरिका में देती थी सेम वही धमकियाँ घर से भाग जाना, मेरे लेट आने पर ऑफिस से मेरे से झगड़ा करना, मेरे घर वालों को अब्यूज़ करना छोटी छोटी बातों पर, उनके साथ बात ना करना, यदि उनमें से कोई घर पे मिलने के लिए आ जाए उसके साथ झगड़ा करना, ये सब कंटिन्यूड रहा। मीनवाइल ये प्रेग्नेंट हो गई। मुझे लगा कि शायद भगवान ने एक आशा की किरण दी है मेरी ज़िंदगी में, बच्चा होगा तो अब शायद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा मैंने सुना था कि बच्चा होने के बाद बहुत सारे कपल्स की रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाती है हमारे देश में। बट यहाँ पर भी मेरी सारी नॉलेज, मेरी सारी इंटेलिजेंस गलत साबित हुई, क्योंकि ये चाहती थी कि एक बेटा पैदा हो, और इसने मुझे प्रेगनेंसी के दौरान ही बोलना शुरू कर दिया था कि अगर जो बेटी पैदा हुई तो तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। और प्रेगनेंसी के दौरान भी ये घर से बाहर भाग जाती थी, सुसाइड करने की धमकी देती थी। मैं इसको किसी तरह घर पे लेकर आता था। बट खैर एनीवेज, इस सब के दौरान हमारी बेटी ही पैदा हुई। भगवान को शायद यही मंजूर था, और बेटी होने का सारा कसूर इसने मेरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराया। मेरे को बोला कि तुम्हारी वजह से बेटी पैदा हो गई है। पर अगेन आई सेड कि शायद बताया जाता है कि जब प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं विमेंस में, तो उसका गुस्सा करना जायज़ था। मुझे फिर भी लगा कि शायद अब सिचुएशन बदलेगी, और बच्चा जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होगा, बच्चे को खिलाएगी, बच्चे को हंसता हुआ देखेगी तो थोड़ा बेटर हो जाएगी। बट अगेन सिचुएशन गॉट फ्रॉम बैड टू वर्स। और जब इसको ये लगा कि मेरी बेटी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसके साथ मैं बहुत अटैच्ड हूँ, तो विद इन अ मंथ ये अपना घर जाने का बहाना लेकर के मेरी बेटी को लेकर के अपने घर चली गई, अपने होम टाउन चली गई। और 2 साल तक मैं इनके आगे गिड़गिड़ाता रहा कि मेरे बच्चे से मुझे मिलना है, मेरे को मिलवा दो, मेरे को एटलीस्ट उसकी फ़ोटोग्राफ ही भेज दो। बट इन्होंने मेरे को उसकी फ़ोटोग्राफ तक शेयर नहीं की। और 2 साल के बाद जब लगा कि मैं बहुत ही बच्चे से मिलने के लिए ज़िद कर रहा हूँ, तो इन्होंने मेरे को बदले में उसके एज़ अ रिटर्न गिफ्ट मेरे को जो आया वो था एक यूपी पुलिस से एक फ़ोन कॉल, जिसमें बताया गया था कि मेरे अगेंस्ट एक केस किया गया है। जब मैंने केस की डिटेल्स पता करी तो एक नॉर्मल क्रिमिनल के, एक हार्डन्ड क्रिमिनल के अगेंस्ट जितने केसेस किए जा सकते हैं, जितनी संगीन धाराओं में केसेस लगाए जा सकते हैं, उतनी संगीन धाराओं में मेरे पे नॉट ओनली मी बट माई सीनियर सिटीज़न पेरेंट्स, मेरी मैरिड सिस्टर जो कि अमेरिका की नागरिक है, इन सब लोगों के ऊपर संगीन धाराओं में केसेस लगाए गए थे। जब ये केसेस शुरू हुए तो इन लोगों के पास, इनके फादर के पास 40 साल का लीगल एक्सपीरियंस था, कोर्ट कचहरी का एक्सपीरियंस था। पूरा सिस्टम, जुडिशरी, पुलिस इनके फेवर में थी, क्योंकि एक महिला द्वारा केस फाइल किए गए थे। मेरे पास थी सिर्फ एक चीज़, और वो है सच। मैं बचपन से ही मानता था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती थी पुलिस के कामकाज करने के तरीके में, मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ, जैसा कि मैंने बताया, बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है। पर पुलिस की जब इच्छा होती थी मेरे को थाने में तब बुलाया जाता था। पुलिस अपनी कन्वीनियंस पे मेरे को दिन में, रात को, कभी भी बयान के लिए बुला लेती थी, और मेरे को जाना पड़ता था। ना जाने पर गंदी गंदी गालियाँ देना, भद्दे मजाक करना बहुत ही उनके लिए रूटीन बात होती थी। और मैंने देखा है कि वहाँ पे मेरे जैसे हस्बैंड्स को कभी भी बुला करके पिटाई भी कर दी जाती थी। इवन CAW सेल जो महिला थाने होते हैं, वहाँ पर महिला मीडिएशन सेंटर्स जो बनाए गए हैं इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए, इन सबको एक्सटॉर्शन का अड्डा बनाया गया है। हस्बैंड्स को यहाँ पर डराया जाता है, धमकाया जाता है, और मोटी रकम देके केसेस को निपटाने के लिए मजबूर किया जाता है। और यदि कोई हस्बैंड इन पैसों को देने से मना कर दे, या ये कह दे कि मैं तो बेकसूर हूँ, मैं पैसे क्यों दूँ, तो उसको जेल जाने की धमकी दी जाती है, उसके परिवार को झूठे केसेस में फंसाने की धमकियां तक दी जाती है। जब व्यक्ति इस तरह के केसेस में फंस जाता है, और इस तरह के जब झूठे केसेस मेरे ऊपर किए गए, तो इसका इम्पैक्ट मेरे करियर पे ये आया कि कोर्ट ने ऑल्दो मेरे अरेस्ट पर स्टे लगा दिया था, पर कोर्ट ने मेरे को बाहर के मुल्कों में जाने के लिए मना कर दिया था। मैं इंडिया छोड़ के नहीं जा सकता था इन केसेस के चलते, जिसके कारण मेरे करियर पे बहुत इम्पैक्ट आया। और ये बात ऑफिस में भी लोगों को पता चल गई कि मेरे ऊपर इस तरह के केसेस चल रहे हैं। लोग, मेरा बहुत ज़्यादा सोशल बॉयकॉट होने लगा। लोग मेरे से बात नहीं करते थे। मेरे को अपने फंक्शंस में, अपने बच्चों के बर्थडे में लोगों ने मेरे को बुलाना बंद कर दिया, क्योंकि एक नॉर्मल समाज में, एक
हस्बैंड को ही इस तरह के मामलों में दोषी ठहराया जाता है। पुलिस जब जब मर्जी मेरे को बुला लेती थी, मेरे साथ क्रिमिनल्स की तरह बिहेव करती थी। बट इसके कंपैरिजन में अगर जो मैं आपको बताऊं, जिस पार्टी ने मेरे ऊपर केस किया था, जिस पार्टी ने मेरे ऊपर इतने सारे झूठे इल्ज़ाम लगाए थे, मेरे परिवार पर झूठे इल्ज़ाम लगाए थे, पुलिस उनको बुला तक नहीं रही थी थाने में, और अपने बयान देने के लिए उन्होंने सालों लगा दिए इस पूरे केस में। मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही हास्यास्पद चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में पेड़ पौधों के लिए मंत्रालय है, हमारे देश में जानवरों के राइट्स के लिए मंत्रालय है। अगर जो आप किसी जानवर को चोट पहुंचा दें तो हो सकता है पुलिस आपको अरेस्ट कर ले, जानवरों के अधिकार हैं। हमारे देश में महिलाओं और बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए तो पूरी मिनिस्ट्रीज सेंट्रल, स्टेट, कैबिनेट लेवल पे बनी हुई हैं, कमीशंस बने हुए हैं। पर अगर जो आदमी कोई किसी मुसीबत में फंस जाए तो एक भी ऐसा डिपार्टमेंट, एक भी कमीशन या एक भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे आदमी जाके अपनी गुहार लगा सके। तो मैं बिल्कुल हेल्पलेस हो गया, चारों तरफ से मेरे लिए दरवाजे बंद हो गए। इनफैक्ट जो मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स थे, उनमें से सिर्फ कुछ ही लोगों ने मेरी इस बुरे वक्त में मदद करी। मेरे लिए कोर्ट कचहरी जाना, थाने जाना बहुत ही नॉर्मल हो गया था। मैं अपना आधे से ज़्यादा समय थाने और पुलिस कोर्ट केस कचहरी में बिताने लगा। बट इसका एक अच्छा चीज़ ये हुई कि मेरे को अपने जैसे और बहुत सारे हस्बैंड्स वहाँ मिले, बहुत सारे ऐसे सिस्टर्स मिली, मदर्स मिली, फादर्स मिले जिनके ऊपर उनकी बहुओं ने केसेस कर रखे थे। और मेरे को ये लगने लगा कि ये लड़ाई मेरी लड़ाई से बड़ी है, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ इस लड़ाई में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो झूठे केसेस में फंसा दिए गए हैं। तब मुझे जाके रियलाइज़ हुआ कि मुझे शायद कुछ बड़ा करना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिनसे इन सब लोगों की मदद की जा सके, जिनसे एक आम आदमी को इस तरह के झूठे केसेस का सामना ना करना पड़े। हमने दिल्ली में एक ग्राउंड में अपनी मीटिंग शुरू करनी शुरू की। धीरे-धीरे हमारे बारे में लोगों को पता चलने लगा, और कुछ ही महीनों के अंदर सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हमारे पास आने लगे जिनको इस तरह के केसेस में फंसा दिया जाता था। हमने देखा कि कुछ ही महीनों के अंदर हज़ारों की तादाद में हमारे साथ वॉलंटियर्स जुड़ गए। पहले 1-2 साल हम लोग सिर्फ मैट्रिमोनियल के केसेस ज़्यादा आते थे हमारे पास, क्योंकि हम लोग खुद एक मैट्रिमोनियल केसेस में फंसे हुए थे। जो हमने अपनी लीगल लड़ाई में सीखा था, हम वो बाकी नए लोगों को समझाते थे ताकि वो अपने केसेस को अच्छे से लड़ पाएँ। विदिन फ्यू ईयर्स हमारे साथ हर तबके के लोग जुड़ गए, एक ऑटो वाला, चाय वाले से लेकर के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और इवन कुछ केसेस में पुलिसमैन तक और मिलिट्री वाले हमसे हेल्प मांगने आने लगे जिनको इस तरह के झूठे केसेस में फंसा दिया जा रहा था। जो मुहिम शुरू हुई थी एक पार्क की मीटिंग से, कोर्ट के ग्राउंड की मीटिंग से, वो धीरे-धीरे मीटिंग वो मुहिम पूरे देश में रंग लाई, और हमने पूरे देश भर में लगभग 40 एनजीओ रजिस्टर किए। हमारी एनजीओ का नाम है मेंस वेलफेयर ट्रस्ट। हम दिल्ली में सेव इंडियन फैमिली के नाम से भी काम करते हैं, और इसी तरह की लगभग 40 एनजीओज आज पूरे देश में काम कर रही हैं जो कि मेंस राइट की बात करती हैं। 2012 में हमारी एनजीओ का एक टर्निंग पॉइंट आया जब हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है 0882498 जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। ये हेल्पलाइन नंबर पूरे इंडिया में चालू हुआ, और इस हेल्पलाइन पे लगभग 5000 कॉल्स पर मंथ हमारे पास आने लगे, जो हमारे जैसे ही लोग हमारी जैसी फैमिली से कॉल्स आते थे जिनके ऊपर झूठे केसेस कर दिए जाते थे। हम लोग पिछले 12 साल से लगभग इस एनजीओ को चला रहे हैं। इस एनजीओ के 12 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सीखी हैं जिनको बचपन से मुझे जो बताया गया था, अब मुझे लगने लगा है कि वो सब झूठ था। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमको सिखाया गया था कि मैन एक प्रिविलेज जेंडर है हमारी सोसाइटी में। मैन एक ऐसा जेंडर है, मैन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं फैमिली में और सोसाइटी में। मुझे बचपन से लेकर जवानी तक यही सिखाया गया, और मैं भी ये सत्य मानता था। पिछले 12 सालों में मेरा ये बिलीफ था जो चेंज हुआ है। अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, जो आज का मेन टॉपिक है, जब हम डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स की बात करते हैं तो उनमें से वर्ल्ड वाइड का डेटा जो बताता है लगभग 40% पुरुष डोमेस्टिक वायलेंस का सामना कर रहे हैं, और इसको एड्रेस करने के लिए कोई भी कमीशन, कोई भी बॉडी नहीं बनाई जा रही है। ये कंटिन्यूसली एक ऐसा चीज़ है जिसको कंटिन्यूसली सरकारों द्वारा इग्नोर किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि हम देश की पहली एनजीओ हैं जो मेंस राइट की बात करते हैं, जो पुरुषों के अधिकार की बात करते हैं, जो फादर्स के अधिकार की बात करते हैं, इनफैक्ट जो बच्चों के अधिकार की भी बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को फादर से अलग कर दिया जाता है, तो बच्चों के अधिकारों का भी उत्पीड़न किया जा रहा है। बच्चों को भी अपने फादर से ना मिलना देना, एक बच्चे के साथ भी क्राइम किया जा रहा है। हम लोगों ने देश की पहली हेल्पलाइन चालू की है 08882498498। यदि आपकी फैमिली में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस तरह के केसेस से या इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको आप हमारा नंबर शेयर कीजिए, हम उसकी भी मदद करेंगे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल अभी मुझसे किसी श्रोता ने पूछा, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ जाते जाते। सवाल ये था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज़ का शिकार हो रहे हैं, या हमारा कोई जानने वाला डोमेस्टिक अब्यूज़ का शिकार हो रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं इसका थोड़ा जवाब देने की कोशिश करूँगा। यदि आपको लगता है कि आपकी वाइफ जिससे आपकी शादी हुई है वो आपके साथ हर छोटी बड़ी चीज़ पे झगड़ा कर रही है, आपकी फैमिली को अपनी फैमिली नहीं मानने की कोशिश कर रही है,
आपको अपने क्लोज नियरेस्ट डियरेस्ट रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, भाई बहनों से मिलने पे शी गेट्स अनकंफर्टेबल, उनके साथ आपको बात करने से रोका जा रहा है, उनको विजिट करने से आपको रोका जा रहा है, या आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानने वाला रिलेटिव आपके घर आता है, आपको एक तरह से झगड़ा किया जा रहा है आपके साथ, ये सारे सिग्नल्स ऐसी वाइफ के हैं जो कि आपके साथ आगे चल के आपको परेशानी में खड़ी करेगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यदि लड़की आपको पुलिस कोर्ट केस कचहरी की धमकी दे रही है, आपको ये बोल रही है कि मैं आपको केसेस कर दूंगी आपके ऊपर, तो आपको हाई अलर्ट हो जाना चाहिए और आपको ऐसी चीज़ अपने किसी बड़े भाई, बड़ी बहन या अपने किसी सीनियर दोस्त से जिसकी ऑलरेडी मैरिज हो गई हो उससे डिस्कस करनी चाहिए। जनरली मैंने देखा है कि ऐसी समस्या लोग अपने अनमैरिड फ्रेंड से जाकर डिस्कस कर रहे होते हैं, उनको कुछ अंदाज़ा भी नहीं होता कि इसको कैसे हैंडल करना है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको इनमें से कुछ भी साइंस या इसके अलावा कोई और साइंस दिख रहे हैं तो आपको अपने किसी सीनियर से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। चुप बैठना और सहन करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ये बढ़ेगी। इसके अलावा यदि आपके किसी जानने वाले व्यक्ति की, किसी रिश्तेदार की या किसी छोटे भाई की शादी हुई है, कज़न की शादी हुई है और आपको लग रहा है कि उसका व्यवहार शादी के बाद अचानक चेंज हो गया है, वो आपके बहुत क्लोज होता था, आपसे रेगुलर बात करता था और अब उसका व्यवहार चेंज हो गया है, तो जनरली ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, लड़कों को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि तू शादी के बाद बदल गया है, जबकि होता इसका बिल्कुल विपरीत है। ये बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि उसकी वाइफ का उसके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर हो कि वो आपसे बात ना करे। तो ऐसे में भी आपको अपने लोगों को नहीं छोड़ना है, पता करना है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, शादी के बाद अचानक उसका व्यवहार क्यों चेंज हो गया, और ऐसे लोगों की हेल्प करनी है। हो सकता है वो कह ना पा रहा हो अपनी बात, क्योंकि लड़कों को हमारे समाज में अपनी बात कहने के लिए एनकरेज नहीं किया जाता है, पर आपको उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए और उससे कंटिन्यूस बात करते रहना चाहिए, ताकि उसके साथ कभी कुछ अब्यूज़ हो तो आपको पता चलता रहे। थैंक यू। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।